बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर सेकंड है, इसके लिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हम किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार से मान्यताएं हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको पूरा जो चैप्टर है उसको हम क्लियर करने की इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अप्रोच है उपयोगिता विश्लेषण की है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूटिलिटी एनालिसिस हम किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आता है एक शब्द है यूटिलिटी, उपयोगिता। उपयोगिता किसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु की जो कैपेसिटी है वांट सेटिस्फाई पावर, यानी कि हम किसी वस्तु का जो उपभोग करते हैं उससे आवश्यकता संतुष्टि करने की उस वस्तु की जो कैपेसिटी है उसी को ही हम उपयोगिता के अंतर्गत जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार से केले खरीद करके लाते हैं और उन केलों का उपयोग करके आपकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, तो उस केले की उपयोगिता है। और मान लीजिए आप केले बाजार से लेके आ गए और 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक घर पे ही वो केले पड़े रहे और उनसे आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो उपयोगिता का जो मतलब है वो क्या है कि कैपेसिटी और पावर ऑफ वांट्स सेटिस्फाइंग, यानी कि आवश्यकता संतुष्टि की जो शक्ति है वही उपयोगिता कहलाती है। कि हर वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की यदि उसमें शक्ति है तो वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगी। जैसे मान लीजिए कोई प्यासा व्यक्ति है और प्यासे व्यक्ति के लिए संतुष्टि पानी का एक जो गिलास है उसके लिए वो ज़्यादा उपयोगी होगा। तो अब उपयोगिता के अंतर्गत 2 तरह की उपयोगिता है काम में ली जाती हैं। एक तो है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता मतलब है कि किसी वस्तु का उपयोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का जो उपभोग करता है उसकी प्रत्येक इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, जितनी वस्तुओं का उपभोग करता है उनको यदि हम योग कर दें तो क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कि आप एक रोटी का उपयोग करते हैं, उससे आपको 50 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी रोटी का उपयोग करते हैं उससे आपको 40 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी का प्रयोग करते हैं उससे मान लीजिए 30 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कुल उपयोगिता हम क्या करेंगे कि प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उनको आप योग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली इकाई से आपको 50, दूसरी इकाई से 50 और 40 90, 2 इकाई से कुल उपयोगिता कितनी हो गई 90, 3 इकाई से कुल उपयोगिता कितनी हो गई 120। तो कुल उपयोगिता क्या है कि किसी वस्तु का उपयोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिता, प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिता का जो कुल योग है, प्रत्येक इकाई की इनका यदि हम कुल योग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 120 रुपये। तो कुल उपयोगिता कितनी होगी इसमें 120 इकाई के बराबर। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब क्या है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई का यदि हम प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि होती है या उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वो आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसी एग्जाम्पल हम यदि देखें तो पहली इकाई का प्रयोग करने से आपकी उपयोगिता थी 50 के बराबर, दूसरी इकाई का उपयोग किया तो जो कुल उपयोगिता होगी आपकी 90 है। तो किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा, कुल उपयोगिता में परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता। तो दूसरी इकाई से हमने प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता हो गई 50 से बढ़ के 90 हो गई, यानी कि 40 इकाई की इसमें परिवर्तन हुआ तो 40 क्या होगी इसकी सीमांत उपयोगिता हो गई। अब तीसरी इकाई का यदि हम प्रयोग करते हैं एक अतिरिक्त इकाई का, तो कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ 120, यानी कि 90 से 120 हो गए, 30 का परिवर्तन हुआ तो 30 क्या आ जाएगी इसकी सीमांत उपयोगिता आ जाएगी। तो जो टोटल यूटिलिटी है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें क्या है कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है या उसमें जो परिवर्तन होता है वह तो कहलाएगी सीमांत उपयोगिता। और प्रत्येक वस्तु की इकाई से जो आपने उपयोगिता प्राप्त की है उन सब का योग कर लेंगे उपयोगिताओं का, तो क्या हो जाएगी वो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का यदि आपस में संबंध देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि यदि सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, पॉजिटिव है,
तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी। यदि सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, उसको हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता यदि ऋणात्मक हो जाती हैं तो कुल उपयोगिता में कमी या घटना शुरू हो जाता है। तो कुल उपयोगिता और मार्जिन यूटिलिटी में जो संबंध हैं वो मुख्य रूप से के टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए पहला संबंध क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी यदि धनात्मक है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी। नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी यदि शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, वो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होगा। नंबर 3 कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता में घटना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति है, वो ये जो इकाई है इसको हम रोटियों की संख्या मान लेते हैं। पहली रोटी काम में लेता है तो 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी रोटी से 40, तीसरे से 30, चौथी से सपोज करो 20, पांचवी रोटी से मान ली 10, छठी रोटी से 0 और सातवीं रोटी काम में लेता है तो -5 और आठवीं रोटी काम में लेता है तो -10। ये इससे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब इसको कुल उपयोगिता देख रहे अपन, पहली से 50, दूसरी से 90, 120, 120 और 20, 140, 150, यहाँ भी 150, 145 और 145 में 10 गए तो 135। ये तो होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और ये होगी आपकी टोटल यूटिलिटी। देखिए आप कि पहली रोटी का उपयोग किया, 50 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी से 40, तीसरी से 30, चौथी से 20, पांचवी से 10, छठी से 0, सातवीं से -5 और आठवीं से -10। अब इनका हम टोटल यूटिलिटी योग करें तो आप देखिए ये जो मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है वहाँ तक कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। 50, 90, 120, 140, 150 तक मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 0 हो गई, छठी रोटी पर जाके ये 0 हो गई है, तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई? अधिकतम हो गई, ये अधिकतम हो गई। ठीक है। और जैसे ही ये माइनस में आई तो यहाँ पर क्या करना हो गया, इसमें कटौती कम होना शुरू हो गया और यहाँ पर अभी तक ये बढ़ रही थी। तो 3 संबंध यहाँ क्लियर हो रहे हैं कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी और ये अधिकतम ही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है कि अब इससे ज़्यादा यदि हम उस वस्तु को भोग करेंगे तो ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी और जिससे कुल उपयोगिता में कमी शुरू हो जाएगी। तो व्यक्ति यहीं तक उपभोग करेगा, आगे उसका उपभोग नहीं करना चाहेगा। अब आगे चलते हैं इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम 1854 में जर्मन के जो अर्थशास्त्री थे H.H. गोसेन, इन्होंने ये नियम दिया था और इसको हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन का क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, तो प्रथम नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो मुख्य चैप्टर है अपना वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये उपयोगिता जो एनालिसिस है टोटल यूटिलिटी और जो मार्जिन यूटिलिटी है इसी के ऊपर आधारित है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि सीमांत उपयोगिता में भी कमी होती चली जा रही है। यहाँ पर आप देखें तो सीमांत उपयोगिता जैसे 50, 40, 30, 20, 10, 0, 5, 10 इसमें कमी होती गई है। तो यहाँ देखते हैं अपन किसी निश्चित समय में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टाइम पीरियड फिक्स है, उस समय में यदि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। यानी कि यहाँ पर हमने एक रोटी का उपयोग किया तो 50 सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरे किया तो 40, यानी अगली जो अतिरिक्त इकाई है उसका प्रयोग करने से सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। देखिए यहाँ 50 थी या 40 हो गई, अगली इकाई की तो 30 हो गई, 30 से 20 रह गई, 10 रह गई, तो ये कम होती चली जाएगी, घटती हुई जा रही है। ये जो घटती हुई सीमांत उपयोगिता है यही क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यता है, एजम्पशंस हैं, वो कौन कौन से हैं? ये नियम कब लागू होता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो भी नियम लागू होगा उसमें लिखा जाता है अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें स्थिर होने पर।
अब ये अन्य बातें कौन कौन सी हैं वो मुख्य रूप से इसमें आती हैं। पहली है कि वस्तु की समरूप इकाइयाँ, होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो आकार, प्रकार, रंग, रूप में एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रोटियों की उपभोग करना चाह रहे हैं तो रोटियों की जो साइज है, मोटाई है, वो एक जैसी होनी चाहिए। कोई रोटी छोटी है, कोई बहुत बड़ी है, तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात आती है इसमें कंटिन्यूटी इन कंजप्शन, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। यानी कि आप जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक बार आप बैठ गए, थाली आपको परोस दी गई है तो आप एक रोटी लेते हैं, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी रोटी उसी समय खानी। ऐसा नहीं कि आपने सुबह 10 बजे खाने बैठ गए, फिर आप दोपहर को 2 बजे खाने खा बैठते हैं, पर 5 बजे बैठते हैं, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम कब लागू होगा? जब उपभोग में निरंतरता रहता है, उसमें लगातार आप उपभोग करते चले जा रहे हैं। फिर क्या है तीसरी बात? एडुकेट यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, यानी कि उपभोग की जो इकाई है वो पर्याप्त होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं, तो पानी यदि आप एक गिलास से पी रहे हैं, गिलास की साइज सेम है, उतनी पीते रहेंगे तो आपको एक गिलास पीएंगे, दूसरा पीएंगे, उससे कम, उससे तीसरी कम होगी। लेकिन मान लीजिए आप एक एक बूंद पानी पी रहे हैं तो फिर ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। यानी कि जो उपभोग करने वाली जो इकाई है वो एडुकेट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। एक एक बूंद आप पानी पीएंगे तो फिर ये नियम उसमें लागू नहीं होगा। फिर है प्राइस कांस्टेंट, यानी कि जो कीमतें हैं वो क्या होंगी? स्थिर होंगी, कांस्टेंट होंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जिस वस्तु को उपभोग कर रहे हैं उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है, वस्तु की जो कीमत है वो समान रहेगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाएगा तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन मेंटलिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की जो मानसिक स्थिति है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए खाना खाने के बैठता है और उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, संतुलन ठीक नहीं है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा कर लेता है, नशे का आदी हो गया है, या भांग का नशा कर लिया तो खाना वो ज़्यादा खाएगा, उसके लिए उपयुक्तता ज़्यादा होगी, कम उसमें नहीं होगी। यानी कि उसकी जो मेंटलिटी है, जो मानसिक स्तर है वो सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा मान लीजिए कोई दुखी आदमी है या बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई, तो इस प्रकार से उसकी मेंटल जो स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये इनकम, टेस्ट, फैशन, हैबिट्स अनचेंज, यानी कंज्यूमर की जो आय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसकी जो टेस्ट है, रुचि है, फैशन है, हैबिट्स है, आदतें हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिनमें कि ये नियम लागू होने के लिए ये मान्यताएं होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती हैं तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे पहला अपवाद तो ये कि मान्यता है, ये मान्यताएं सामान्यतः वस्तुएं एक इकाई की हों जरूर नहीं है। व्यवहार में कीमतें बदलती रहती है, रुचि, फैशन, आदतें बदलती रहती हैं, मेंटल स्तर है कंज्यूमर का वो बदलता रहता है। कई बार जो ऐसी वस्तु हैं जो प्रतिष्ठा की वस्तु हैं, कीमती वस्तुएं हैं, उनमें भी ये नियम लागू नहीं होता, अपवाद हैं। तो इस नियम के बहुत सारे कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो अब हम ये अध्ययन करेंगे यहाँ पर इसी डायग्राम को मैं ले रहा हूँ कि सीमांत उपयुक्त राष्ट्र नियम का एक जो रेखा चित्र है वो किस प्रकार का होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसी को ले रहे हैं अपन कि पहली जो इकाई है उससे 50 की सीमांत उपयुक्त होती है, दूसरी से 40, तीसरी से 30, चौथी से 20, पाँचवीं से 10, छठी से 0, सातवीं से 5 और आठवीं से 10। तो इसको यदि हम एक रेखा चित्र बनाएं तो इसको कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ये ओ एक्स ओ वाई। नीचे तो आप रोटी सिंगल लिख लो, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लें अपन, 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे तो ले ली वो एक्स अक्ष पर अपन ने इकाइयाँ, उपभोग की जाने वस्तु की इकाइयाँ। यह इसकी आ जाएगी सीमांत उपयुक्तता। तो ये मान ली 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50।
सपोज तो ये स्थिति है, ये है आपकी उपयोगिता। अब पहली इकाई से उपयोगिता कितनी आई 50, दूसरी से कितनी आई 40, तीसरी से कितनी आई 30, चौथी से कितनी आई 20, पांचवी से कितनी आई 10, और छठी से 0, और सातवीं से इधर -5, तो इसको यहाँ कर लें थोड़ा, और आठवीं से ये -10। तो इसको सीधा बिंदु मिला दीजिए आप। जी, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है MU, ये आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, तो ये हो गया सीमांत उपयोगिता वक्र, ह्रास वक्र, MU कर्व हो गया। ये मार्जिन यूटिलिटी जो कर्व है वो इस प्रकार से आपको दिखाती है, जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ है। तो आप ये देखें कि पहली इकाई से 50 की मिली, दूसरी से 40 की मिली, तीसरी से 30 की मिली, चौथी से 20 की मिली, पांचवी से 10 की मिली, छठी से 0, सातवीं में नेगेटिव। तो ये घटना हुआ है, तो ऊपर से नीचे गिरता। जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई उपयोग करते चले जा रहे हैं, प्रत्येक अगली इकाई से आपको सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हुआ, और इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं कि व्यवहार के अंतर्गत ये नियम, ये जो चीज़ें हैं, ये मान्यताएं नहीं पाई जाती हैं। रुचि इनकम में परिवर्तन होता है, कीमत परिवर्तन होता है, तो ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसकी जो उपयोगिता है कि जो उत्पादन है उसमें लागू होता है, उपभोग के अंतर्गत लागू होता है, और राष्ट्रीय आय की गणना करनी है उसमें लागू होता है। यानी कि कई जगह इस नियम का हम उपयोग भी करते हैं। तो उपयोगिता जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।